अगर आप यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी के सेक्शन पर पकड़ बनानी ही होगी, क्योंकि इकोनॉमी के सेक्शन से न केवल प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे प्रश्न आते हैं, अधिक संख्या में प्रश्न आते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। प्रश्न पत्र 3 में ज्यादातर प्रश्न अर्थव्यवस्था के खंड से ही आएंगे। इसलिए इकोनॉमी के सेक्शन पर पकड़ बनाना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने प्रत्येक सप्ताह एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअली बात करने का प्रयास करते हैं, अवधारणात्मक स्तर पर बात करते हैं, ताकि आपकी अवधारणाओं को यानी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके और उस कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के आधार पर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहली खबर को। पहली खबर हमारी हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई है जो बताती है कि भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो भारत में वर्ष 2011-12 के मुकाबले वर्ष 2022-23 में बहुत बड़े स्तर पर नीचे आई है। तो अत्यंत गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें तो वर्ष 2011-12 में जहां ये गरीबी स्तर 27.1% हुआ करता था, वहीं अब ये वर्ष 2022-23 में अत्यंत गरीबी का स्तर गिर करके 5.3% हो गया है। ये वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का नवीनतम डेटा कह रहा है। अत्यंत गरीबों की जो संख्या है वो भारत में 344.47 मिलियन से घट करके 75.24 मिलियन हुई है, यानी लगभग 7.5 करोड़ पर आ गई है, लगभग 35 करोड़ से घट करके। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट को यह प्रकट करती है। भारत में बहुआयामी गरीबी भी तेजी से घट रही है। जो दर जहां पर बहुआयामी गरीबी 2005-6 में 55.34% थी, वो 2019-21 में घट करके लगभग 15% पर आ गई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट है। जब हम बहुआयामी गरीबी की बात करते हैं तो बहुआयामी गरीबी का मतलब क्या होता है? सामान्यतः हम गरीबी को उपभोक्ता के स्तर यानी खर्च के स्तर, जितना खर्च करेंगे उतना ही उपभोग करेंगे, और आय के स्तर के आधार पर मापने का प्रयास करते हैं गरीबी को। लेकिन जब आप इसमें शिक्षा के स्तर को, जब आप इसमें स्वास्थ्य के स्तर को, अलग अलग तरह की बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की कितनी पहुंच है, सड़क, बिजली, पानी और अलग अलग जैसे आप जीवन प्रत्याशा को इसके अंतर्गत जोड़ देंगे तो ये किस प्रकार की गरीबी को रिफ्लेक्ट करेगी, प्रतिबिंबित करेगी? बहुआयामी गरीबी को रिफ्लेक्ट करेगी। और इसलिए बहुआयामी गरीबी को एक बेहतर संकेतक भी माना जाता है किसी देश में गरीबी को मापने का। इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का स्तर भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर गिरा है। ये सारे आंकड़े भारत के लिए एक पॉजिटिव तस्वीर को पेश करते हैं, सकारात्मक तस्वीर को पेश करते हैं। गरीबी में कमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने गरीबी की जो मापन सीमा है उसमें भी बदलाव किया है। मापन सीमा में किस प्रकार से बदलाव किया है कि पहले ऐसे व्यक्ति को जो प्रतिदिन $2.15 से नीचे रह जाता था, प्रतिदिन उतना खर्च करता था, उसी के आधार पर उपभोग करता था, तो ऐसे व्यक्ति को गरीब माना जाता था। अब ये जो सीमा है इसको बढ़ा करके $3 प्रतिदिन कर दिया गया है। कितने डॉलर? $3 प्रतिदिन ये सीमा कर दिया है, यानी जो थ्रेश होल्ड है, जो सीमा है, उसको ऊपर कर दिया है। अगर इतना ऊपर कर दिया है और उसके बावजूद भी भारत में बड़े स्तर पर गरीबी में गिरावट आई है तो ये भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। भारत में उपभोग व्यय सर्वेक्षण का जो डिजाइन है और जो सर्वेक्षण के तरीके हैं उसमें भी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और उन बदलावों के बावजूद भी भारत में बड़े स्तर पर एक गरीबी के स्तर में कमी देखने को मिलती है। बदलाव किस प्रकार से हुए हैं? जैसे भारत पहले यूआरपी मॉडल को फॉलो करता था। यूआरपी का मतलब क्या होता है? यूआरपी का मतलब है यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड। यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड का मतलब क्या है कि यह देखा जाता था कि किसी व्यक्ति ने पिछले 30 दिनों में या आप कह सकते हैं 1 महीने में कितना खर्च किया है, और उसी के आधार पर, उसी उपभोग के आधार पर यह मापा जाता था कि इसका उपभोग पैटर्न कितना है और उसी के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता था। अब भारत ने एक और संतुलित आंकड़ा या संतुलित सर्वेक्षण अपनाया है जिसको हम कहते हैं MMRP
और इसका मतलब है मॉडिफाइड मॉडिफाइड मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड इसका वो फुल नाम है। इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम तीन तरह से आंकड़े जुटाते हैं। पिछले 7 दिन में कितना उपभोग किया है, और पिछले 7 दिन में उपभोग किसकी किन चीजों का करता है सामान्यतः आदमी, जो पेरिशेबल गुड होता है, जो बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। जैसे हम फल लेते हैं या सब्जी लेते हैं या किसी अन्य इस प्रकार का सामान लेते हैं जिसका तुरंत उपभोग करते हैं, तुरंत खत्म हो जाता है, पेरिशेबल गुड्स। इसके अलावा हम 30 दिन में किसी व्यक्ति ने कितना उपभोग किया है, कितना खर्च किया है, इसका एक सामान्य आंकड़ा लेते हैं। ये कुछ अधिक स्थायी वस्तुओं को, सामान्य प्रकार की वस्तुओं को रिफ्लेक्ट करता है। और एक आंकड़ा हम 365 दिन का भी लेते हैं कि सामान्यतः 365 दिन में कितना उपभोग किया है। इसे आप कह सकते हैं नॉन पेरिशेबल गुड्स, जैसे कार व्यक्ति लेता है या कोई अन्य स्थायी वस्तु लेता है, फ्रिज लेता है, वॉशिंग मशीन लेता है, जो लंबे समय तक चलती है। तो अब हमने 3 आधारों पर व्यक्ति के उपभोग पैटर्न को समझने का प्रयास किया है। और जब हम इस उपभोग पैटर्न के आधार पर गरीबी का मापन करते हैं तब भी हमें गरीबी में एक कमी दिखाई देती है, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता और बिजली जैसे संकेतकों के आधार पर भारत ने महत्वपूर्ण सुधार किया है। भारत ने इन सभी स्तरों में सुधार करके अपने यहां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी सफलता प्राप्त की है। घरेलू मुद्रास्फीति के मद्देनजर गरीबी रेखा को सही ढंग से समायोजित किया गया है। यानी आप जानते हैं कि हर देश में जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है यानी महंगाई बढ़ती है, तो उसी से एडजस्ट करना पड़ता है आपका एक उपभोग पैटर्न को। तो भारत में भी, और जैसा कि आपने विश्व बैंक को देखा कि उसने ये थ्रेशहोल्ड क्यों बढ़ाया है। पहले वो $2.15 प्रतिदिन के खर्च पर किसी व्यक्ति के गरीबी में होने को मापता था, अब उसने ये थ्रेशहोल्ड करके $3 प्रतिदिन कर दिया है। क्यों कर दिया है? ताकि जो महंगाई दर पिछले कुछ समय में बढ़ी है उसको एडजस्ट किया जा सके, उसे समायोजित किया जा सके और गरीबी की वास्तविक पहचान की जा सके, और जिसके आधार पर नीतिगत निर्णय लिया जा सके। इसलिए ये थ्रेशोल्ड में परिवर्तन किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारत में मासिक औसत उपभोग खर्च में वृद्धि हुई है, जिससे जीवन स्तर के बेहतर होने के संकेत प्राप्त होते हैं। ग्रामीण और शहरी गरीबी के अंतर में भी कमी आई है, यानी ग्रामीण और शहरों में जो गरीबी का अंतर है उसमें भी एक कमी देखने को मिलती है। ग्रामीण गरीबी दर 2011-12 में जहां 69% थी, वहीं यह घट करके 32.5% हो गई है। शहरी गरीबी दर 43.5% से घट करके 17.2% हो गई है। शिक्षा के स्तर में भी एक महत्वपूर्ण गिरावट हमें देखने को मिलती है, और वो गिरावट ये सामान्य जो बहुआयामी गरीबी दर है हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ा हुआ देखने से आप इसको सामान्य गरीबी मत मान लेना, जो बहुआयामी गरीबी है उसकी हम बात कर रहे हैं। शिक्षा स्तर के आधार पर भी आप गरीबी में एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग शिक्षित हैं और जो लोग शिक्षित नहीं है, वो चीज भी गरीबी में होने और न होने को प्रभावित करती है। जैसे बिना स्कूलिंग वाले जो आप कैटेगरी देखेंगे या बिना स्कूल गए हुए लोग देखेंगे, तो उसमें गरीबी का स्तर आप 35.1% पाएंगे, और पोस्ट सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त लोगों में ये केवल लगभग 15% के बराबर है। जो आप देख सकते हैं कि शिक्षा के स्तर पर भी गरीबी में एक अंतर देखने को मिलता है। मासिक उपभोग खर्च में ग्रामीण क्षेत्र में 45.4% और शहरी क्षेत्र में 38% की वृद्धि हुई है। यानी भारत के अगर उपभोग में वृद्धि हो रही है तो वो आर्थिक विकास की बेहतर पृष्ठभूमि की तरफ संकेत करता है। विश्व बैंक की संशोधित गरीबी सीमा और उसके निहितार्थ को समझ लेते हैं। विश्व बैंक ने वैश्विक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा को $2.15 से $3 प्रतिदिन बढ़ाया है, और $3 प्रतिदिन की नई गरीबी रेखा के तहत भारत में गरीबी दर 5.3% है। इससे पहले के आंकड़े बहुआयामी गरीबी की दर थे, वो आपको बढ़े हुए देखेंगे क्योंकि वो बुनियादी ढांचे को भी मापने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो निम्न मध्यम आय वाले देश हैं, उसके लिए गरीबी रेखा को 3.65 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ा करके $4.20 प्रतिदिन किया गया है। और भारत किसी में आता है? भारत इसी में निम्न मध्यम आय वाले देशों में आता है, और इस स्तर पर भी
भारत में जो गरीबी दर है वो 57.7% से घट करके 23.9% हो गई है। तो ये इस आंकड़े के तहत भी भारत में गरीबी के स्तर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में असमानता में भी कमी आई है, इन इक्वालिटी में भी कमी आई है। गरीबी और असमानता के आंकड़े नीति निर्धारकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आंकड़े सही होंगे तो सही दिशा में सही तरीके से नीति बनाई जाएगी, उसको डिजाइन किया जाएगा और उसी क्षेत्र में उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा जिस क्षेत्र में हमें गरीबी की गहनता, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। अगली जो खबर हमारी जुड़ी हुई है वो मई में महंगाई दर के कम होने से जुड़ी हुई है। तो मई 2025 में भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण भारत की जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें महंगाई दर 2.82% पर पहुंच गई है, जो फरवरी 2019 के बाद से सबसे निचला स्तर है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है। और जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो हमें बताता है कि समय के साथ किसी वस्तु की कीमतों में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है और इस बदलाव की एक दर हमारे सामने आती है जिसके आधार पर हम मापते हैं कि किसी वस्तु की कीमतों में किस प्रकार का बदलाव समय के साथ आया है। मान लिया अगर वर्ष 2020 में अलग अलग वस्तुओं पर आपका खर्च 1400 रुपए था, अब 2025 में अलग अलग वस्तुओं पर आपका खर्च बढ़कर के 1750 हो जाता है। तो सीपीआई क्या होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा? 1750 बाई 1400 इंटू 100 और ये लगभग आएगा 125। तो अगर 100 आधार अंक मापेंगे और ये 125 तक पहुंच गया है तो आप कितने प्रतिशत 2020 के मुकाबले वर्ष 2025 में 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इस तरह से मापा जाता है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो भारत में अलग अलग वस्तुओं की महंगाई को मापने का, जो उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी समय के साथ उनकी कीमतों में कितना बदलाव हुआ है उसको मापने का प्रयास करता है। इस गिरावट से क्या हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति में राहत देने का अवसर मिल गया है। आप ये जानते हैं कि हाल ही में जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रेपो रेट में भी बदलाव कर दिया है, 50 आधार अंकों की गिरावट की है और उसको 5.50% कर दिया है। इससे बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोगों को और अलग अलग संस्थाओं को, स्टार्टअप को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो बैंक से कम ब्याज दरों पर हासिल कर सकेंगे। आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, रोजगार बढ़ेगा और इससे आर्थिक समृद्धि हासिल की जा सकेगी। ये क्यों संभव हो पाया है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक राहत मिली है महंगाई स्तर कम होने की वजह से, और इससे वो क्या कर सकती है? बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये हुआ तेल और अन्य अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर के कोर महंगाई 4.2% तक बढ़ी है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत मांग का संकेत है। ये मजबूत मांग का संकेत क्यों है? क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कोर वस्तुएं हैं जैसे तेल है, चाहे और अन्य अस्थिर वस्तुएं हैं। अस्थिर वस्तु में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे खाद्य वस्तुएं आती हैं, जैसे अनाज इसके अंतर्गत आ जाएगा, जिनकी कीमतें बहुत हद तक मौसम पर डिपेंड करती है या बाजार में अस्थिरता पर डिपेंड करती है, या तेल की जैसे कीमत जो है वो आपूर्ति पर डिपेंड करती है। और मध्य पूर्व में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा है उससे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। तो जितनी भी वोलेटाइल वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों में अस्थिरता की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, उसके अलावा अगर आप अन्य वस्तुएं देखें, चाहे वो आप कपड़े पर खर्च करते हो, अन्य चीजों पर खर्च करते हो, उन वस्तुओं की जो महंगाई दर है अगर वो ठीक स्तर पर बनी रहती है तो इसका मतलब है कि आप उन पर खर्च कर रहे हैं, आपकी इतनी आय है कि आप उन पर खर्च कर सकते हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत देता है और ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में अलग अलग वस्तुओं की डिमांड बनी हुई है, उनकी मांग बनी हुई है। इस प्रकार से ये सकारात्मक संकेत हो जाता है। मई 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई दर 2.82% रही, जो अप्रैल 2025 के 3.16% से कम है। मई 2024 में कितनी थी? 4.80% थी। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई दर जो है वो 2.82% पर रही है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट जो है वो 4% का है, प्लस माइनस
2 का इसमें हिसाब रखती है, यानी महंगाई दर 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में नुकसान होता है। शहरी क्षेत्र में महंगाई दर कितनी है? 3.07% से घट करके मई 2025 में 2.92% हो गई है और ग्रामीण क्षेत्र में ये 2.59% से 2.92% तक आई है। तो यहां पर एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। राज्यवार अगर हम तुलना करें तो केरल में महंगाई सबसे अधिक 6.46% है और तेलंगाना में सबसे कम यानी 0.55% महंगाई है, जो अपने आप में बेहद कम है। यानी तेलंगाना को एक अलग विशेष प्रकार के कदम यहां पर उठाने होंगे। खाद्य महंगाई में भी गिरावट देखने को मिली है। खाद्य महंगाई को हम मापते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से। यह भी खाद्य वस्तुओं में समय के साथ होने वाले बदलावों को, कीमतों में बदलावों को मापती है। मई 2025 में खाद्य महंगाई कितनी आ गई है? 0.99% आई है, यानी खाद्य महंगाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, वो लगभग उसी स्तर पर स्थिरता के साथ बनी हुई है और पिछले महीने के 1.78% से कम है, क्योंकि हर महीने का पिछले साल के महीनों से इसका मापन होता है। फल की कीमतों में 2% की गिरावट, दालों की कीमतों में 1.7% की कमी और अनाज की कीमतों में 0.6% की कमी देखने को मिली है। सब्जियों की कीमतें अप्रैल के मुकाबले थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन सालाना आधार पर देखें तो सब्जियों की कीमतों में 13.7% की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे और दूध की कीमतें महीने दर महीने थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मौद्रिक नीति पर और ब्याज दरों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक काट करके कितना कर दिया है? 5.50 कर दिया है और इससे बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक समृद्धि आपको ऊंचे स्तर पर देखने को मिलेगी। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है, आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फरवरी 2025 में जो रेपो दर है उसको 6.5% से घटा करके 6.25% किया था। फिर अप्रैल 2025 में भी उसने क्या किया था? 6.25% से घटा करके इसको 6% किया था और अब जून में क्या किया है? इसको 6% से घटा करके 5.5% कर दिया है। तो अब आरबीआई के पास बहुत कम मार्जिन बचा है कि वो अब रेपो रेट में कमी करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा एक और कटौती हो सकती है और वो कटौती भी 50 आधार अंकों की नहीं बल्कि 25 आधार अंकों की हो सकती है। यानी कटौती के बाद ऐसा हो सकता है कि रेपो रेट 5.25% पर आ जाए। इससे नीचे जाने की संभावना बेहद कम है और अगली बैठक कब होगी? अगस्त 2025 में होगी। यानी अब ब्याज दरों में स्थिरता रहने की उम्मीद है और हो सकता है क्योंकि बाजार में मुद्रा की प्रवाह को बढ़ाया गया है तो आपको आने वाले समय में कुछ महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो इन सभी के यही इस प्रकार के प्रभाव होते हैं। मानसून और मौसम संबंधी कुछ जोखिम भी है। आप जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग कह चुका है कि इस बार मॉनसून जो है वो सामान्य से अधिक रहने वाला है। सामान्य तौर से इस बात को कहा जा चुका है, सामान्य से अधिक मॉनसून आने की भविष्यवाणी कर दी गई है, जो कि खाद्य महंगाई के लिए एक अनुकूल है। यानी खाद्य महंगाई अनुकूल होने का मतलब क्या है कि जो खरीफ फसल है उसका उत्पादन बढ़िया स्तर पर होगा, जिससे खाद्य महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहेगी, बहुत ज्यादा अनियंत्रित नहीं होगी, नियंत्रित रहेगी। यही अनुकूल होने का मतलब है। मानसून के इसके बावजूद मानसून के क्षेत्रीय और उसके समयगत वितरण पर नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र स्तर पर उसमें बदलाव हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़िया हो सकता है तो कुछ में खराब भी हो सकता है। बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण फसल खराब हो सकती है और किस समय पर बरसात हो रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो सामान्यतः जून जुलाई में होती है और कटाई इसकी होती है अक्टूबर में। तो अगर किसी क्षेत्र में समय पर बरसात नहीं हो रही है तो उसका भी उत्पादन पर असर पड़ता है। तो इन सभी बदलावों पर नजर रखने की आवश्यकता है। मौसम से जुड़ी अनिश्चितताएं कृषि उत्पादन और कीमतों पर प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए इसको सावधानी से मॉनिटर करने की आवश्यकता है। अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और अगले टॉपिक में एक महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज। उसने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में कटौती कर दी है, जिसकी संभावना कई वर्षों से जताई जा रही थी। और जब क्रेडिट रेटिंग में कटौती कर दी है तो इसका मतलब क्या होता है? मूडीज एक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने क्रेडिट रेटिंग को कमजोर किया है।
कटौती की है अमेरिका की। क्रेडिट रेटिंग को कमजोर करने का मतलब क्या है कि अगर कोई अमेरिका को कर्ज देता है तो इस कर्ज को चुकाने की जो उसकी क्षमता है वो पहले से कम है। इसका मतलब यह है, यानी अगर आप अमेरिका को कर्ज दे रहे हैं यानी निवेश कर रहे हैं, तो वो निवेश और सावधानी से करने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति किसी देश के में निवेश के प्रति सावधान होता है तो उस देश में निवेश की संभावनाएं कमजोर होती हैं, और निवेश को बढ़ाने के लिए उस देश को अपनी ब्याज दरें भी बढ़ानी पड़ती हैं, ज्यादा ब्याज देना पड़ता है जो निवेश आता है, और इससे उस देश में और ज्यादा वित्तीय अस्थिरता आने की संभावना रहती है। अभी तक इस स्थिति के प्रति वैश्विक बाजार ने किसी प्रकार की कोई खास प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं की है। अभी तक कोई घबराहट या हड़कंप जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये एक शांत और गंभीर संकेत देता है जो बताता है कि अमेरिका की जो वित्तीय विश्वसनीयता है, उसकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, वो पहले जैसी नहीं रही है। इसे अमेरिका की दीर्घकालिक वित्तीय श्रेष्ठता के अंत की भी शुरुआत देखने में आ रहा है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा रहता था, अब उस तरह का दबदबा नहीं है, उसके भी एक संकेत के रूप में इसको देखा जा रहा है। क्रेडिट रेटिंग कम हुई है, इसके कारण क्या है? एक कारण यह माना जा रहा है कि अमेरिका का उच्च राष्ट्रीय ऋण है। अमेरिका का जो ऋण है वो बढ़ता बढ़ता उसकी जीडीपी के लगभग 120% से भी ऊपर चला गया है, जो अपने आप में एक खराब स्थिति को प्रकट करता है। इसके अलावा अमेरिका में लगातार राष्ट्रपति और संसद के बीच और संसद के दो सदनों के बीच यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के बीच लगातार तनाव देखने को मिलता है। अलग अलग दलों का एक स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व है, विशेष तौर से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का लगभग बराबर मात्रा में प्रतिनिधित्व होने की वजह से संसद से किसी महत्वपूर्ण बजटीय विधेयक को पास करवाना भी एक बहुत बहस का विषय बन जाता है, बहुत मुश्किल विषय बन जाता है। और इसके कारण भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो विवादों में चले जाते हैं। एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है, जो नीतिगत फैसलों में देरी करने का भी कारण बनती है, नीतिगत अकार्यता की स्थिति का भी कारण बनती है। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक कारण है कि इसकी रेटिंग में कमी हुई है। इसके अलावा महामारी, आप जानते हैं कोविड-19 का प्रभाव रहा है। बैंकिंग संकट और आर्थिक प्रोत्साहनों के नाम पर वर्षों से अमेरिका में आपातकालीन खर्च की एक आदत सी बन गई है, जिसने बजटीय अनुशासन में एक कमी की स्थिति को प्रकट किया है। गिरती हुई वैश्विक विश्वसनीयता भी है। दुनिया अब डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड पर उतनी निर्भर नहीं रही जितना पहले निर्भर हुआ करती थी। अन्य वैश्विक मुद्राएं और अन्य मुद्राएं जो है वो वैश्विक मुद्राओं के रूप में उभर रही हैं, और सोने की तरफ भी लोगों का रुझान है। तो अन्य मुद्राएं हैं, चाहे वो यूरो हो, चाहे युआन हो, चाहे येन हो, ये अन्य वैश्विक मुद्राओं के रूप में उभर रहे हैं। इसके निहितार्थ क्या है? इसके निहितार्थ ये है कि ये बदलाव अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए भी चुनौती बन सकता है, वित्तीय व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी भी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था को कवर करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग $30 ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमी है, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में काम करती है। उभरते हुए बाजारों जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यहां तक कि विकसित देशों जैसे कनाडा, जर्मनी पर भी अब वित्तीय अनुशासन अपनाने को लेकर के दबाव है, क्योंकि अगर वित्तीय अनुशासन नहीं अपनाया और उसकी क्रेडिट रेटिंग में कमी कर दी गई, तो एक और बड़ा दौर देखने को मिल सकता है आर्थिक अस्थिरता का, वित्तीय अस्थिरता का। यह संकेत यह भी देता है कि वैश्विक वित्तीय बाजार अब क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता को स्वाभाविक नहीं मानते, और ये मानते हैं कि विश्वसनीयता एक ऐसी चीज है जिसे अपने नीतिगत निर्णयों से हासिल करना पड़ेगा, उसे अर्जित करना पड़ेगा और उसे बनाए भी रखना पड़ेगा। इन्हें बनाए रखना भी इसकी एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। भविष्य में अमेरिकी बॉन्ड्स की मांग घट सकती है और डॉलर की केंद्रीयता को चुनौती मिल सकती है। अमेरिकी बॉन्ड की डिमांड क्यों घट सकती है? डिमांड इसलिए घटेगी क्योंकि अगर अमेरिकी बॉन्ड है, अमेरिकी बॉन्ड या अमेरिकी जो सरकारी ऋण पत्र है, उसको जारी करके अमेरिका निवेश जुटाने का प्रयास करेगा, और इसकी वित्तीय अस्थिरता के बारे में पहले से जोखिम है, तो निवेशक कम आएंगे, और जब निवेशक कम आएंगे तो इसको जो ऋण पर ब्याज देना होगा, वो ब्याज दरों को बढ़ाना होगा, और जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी तो खर्च बढ़ेगा। अमेरिकी बॉन्ड्स की जो मांग है वो कम हो सकती है वित्तीय अस्थिरता के कारण और बढ़ती हुई ब्याज दरों के कारण।
इसका एक डिमांड पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत की स्थिति को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती रहना संभव नहीं है कि इससे अछूती रहे। वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि से भारत जैसे उभरते देशों पर भी एक दबाव पड़ेगा। भारत का भी जो समेकित सरकारी ऋण है यानी जर्नल गवर्नमेंट ग्रोस डेट है वो कितना है, वो जीडीपी के लगभग 80% के बराबर है आईएमएफ की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक। साथ ही भारत में कई लोक लुभावनवाद जैसी नीतियां अपनाई जाती हैं। कई चुनावों से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा होती है, कर्ज माफियों की घोषणा होती है। इससे भारत में वित्तीय अनुशासन कमजोर होता है। फिस्कल जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी कमजोर होती है। कम टैक्स अनुपालन भारत में देखने को मिलता है। बहुत से मामले ऐसे हैं जो कि न्यायालय में है, न्यायालय के निर्णयों में देरी देखने को मिलती है। ढांचागत अव्यवस्थाएं भी हैं। शिक्षा और लॉजिस्टिक्स में पिछड़ापन भी भारत की विकास गति को धीमा करता है। पिछले अनुभव इस प्रकार से हैं, जैसे वर्ष 2013 के टेपर ट्रेंटम में भारत ने देखा था कि वैश्विक पूंजी का पलायन मुद्रा और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से कमजोर करता है। ये क्या था, ये था कि अमेरिका ने वर्ष 2013 में ये निर्णय लिया था कि अब वो अपने जो मौद्रिक प्रोत्साहन है, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, उस मौद्रिक क्वांटिटेटिव की जो ईजिंग की जो पॉलिसी है, जो मौद्रिक प्रोत्साहन है, उन्हें धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। और इसे कम करने को क्या नाम दिया गया, टेपरिंग का नाम दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी उभरते बाजार थे इंक्लूडिंग इंडिया, उससे बहुत बड़े जो निवेशक थे वो बाहर चले गए अमेरिका में निवेश करने, और भारत से बहुत बड़े पैसे का क्या हुआ, पलायन हुआ। इससे भारतीय मुद्रा यानी रुपये की वैल्यू गिर गई और रुपया कमजोर हुआ और भारत में वित्तीय अस्थिरता भी देखने को मिली। ये वर्ष 2013 की घटना है और इस घटना को हम टेपर टेंट्रम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की स्थिति ऐसा हो सकता है कि दोबारा आ जाए और इससे बचने का भारत को प्रयास करना चाहिए। और भारत के लिए सबक भी यही है कि भारत को सुधार की आवश्यकता है वित्तीय अनुशासन को लेकर। वित्तीय अनुशासन अब केवल संकट के समय ही हथियार के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि स्थायित्व का एक आधार है वित्तीय अनुशासन, और स्थायित्व के रूप में ही इसको देखना चाहिए। अल्पकालिक जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं उनसे हट करके दीर्घकालिक बुनियादी निवेश भारत को करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किल डेवलपमेंट में, न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए। और भारत को यह तय करना है कि वह बाजारों द्वारा मजबूर होने से पहले ही स्वयं बदलाव की अगुवाई करे या नहीं करता है। स्वयं बदलाव की अगुवाई करेगा तो भारत कई प्रकार के संकटों से बच सकता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में अत्यंत गरीबी की दर यानी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की दर है वो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच कितनी घट गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 27.1% से 15.5%। दूसरा ऑप्शन है 27.1% से 5.3%। तीसरा ऑप्शन है 57.7% से 23.9%। और चौथा ऑप्शन है 5.3% से 2.3%। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत की सीपीआई महंगाई दर क्या रही है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3.16%, दूसरा ऑप्शन है 2.82%, तीसरा ऑप्शन है 4.80% और चौथा ऑप्शन है 2.57%। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण वर्तमान में जीडीपी के किस अनुपात के आसपास है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला जीडीपी का 80%, दूसरा ऑप्शन जीडीपी का 100%, तीसरा ऑप्शन जीडीपी का 120% और चौथा ऑप्शन है जीडीपी का 50%। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।